मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे मालदीव और भारत के संबंधों के बीच में जो अभी एक खटास पैदा हो गई है उसके बारे में बातें करने जा रहा हूं। लेकिन चूंकि मेरी बातों के केंद्र में केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के तरीके को बताना होता है, इसलिए हो सकता है कि मैं उन बिंदुओं को आधार बनाकर आपसे चर्चा न करूं जिनकी आप उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी दृष्टि बिल्कुल साफ है, मछली के आंख की पुतली की तरह, और वह है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कराना, उसके लिए आप सबको निर्देशित करना। पहले इसी से ही शुरू करते हैं। देखिए, जो भारत और मालदीव के बीच में अभी जो स्थितियां बनी हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अब सोशल मीडिया का हिस्सा हो चुकी है। मुझे लगता है कि देश के ज्यादातर लोग अब इस घटना से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं, क्योंकि इस घटना के केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री हैं इसका मतलब है कि हमारा पूरा देश है। इसलिए जब भी कोई घटना इस तरह के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जन सामान्य के अंदर पहुंच जाती है, तो मान करके चलिए कि फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लायक वह घटना नहीं रह जाती। वह घटना नहीं रह जाती, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसे इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक मान करके चलें, जो माना ही जाना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि भारत और मालदीव के संबंध, यह प्रश्न बनता है। लेकिन चूंकि अब यह बहुत ही जनरलाइज हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह घटना अब आपके लिए अर्थहीन हो चुकी है, नॉट एट ऑल। देखिए, जब भी कोई घटना घटित होती है या कोई भी एक चीज होती है, तो उससे बहुत तरह की कई दिशाओं में किरणें निकलती हैं। तो आप इस घटना को एक इसी रूप में ले लें कि भारत मालदीव के बीच अभी जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई, बातचीत के स्तर पर ही सही, तो इससे कौन कौन से ऐसे कोण विकसित हो रहे हैं या निकल रहे हैं जिनसे आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने की संभावनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको मालदीव पर पूछे गए प्रश्न की ओर ले जाना चाहूंगा। सन 2013 के मेंस के पेपर में मालदीव पर एक प्रश्न पूछा गया था। वह प्रश्न था, मालदीव में पिछले 2 वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए। यह बताइए कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है। अब आप देखिए कि मालदीव में जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हों, 2013 का प्रश्न है, यानी कि 2012-2011 में, ठीक है, चलिए वो घटनाएं घटित हुई, तब पूछ रहे हैं कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है, यानी कि भारत इसमें शामिल है। लेकिन स्ट्रेट संबंधों को लेकर के बात नहीं की गई है। इसलिए आपको भी मान करके चलना चाहिए कि भारत और मालदीव के संबंध में खटास क्यों आई, इसे आप किस रूप में देखते हैं, आगे क्या किया जाना चाहिए, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाएगा, कम से कम मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस मायने में बहुत ज्यादा गलत सिद्ध होऊंगा। तो फिर हमारी तैयारी का रूप क्या होना चाहिए? दोस्तों, हमारी तैयारी के जो रूप होने चाहिए, अब आप उन्हें ध्यान से सुने। इस घटना के केंद्र में अगर हम भारतीय दृष्टि से देखें तो 2 तत्व सबसे प्रमुख हैं। एक है लक्षद्वीप और दूसरा है पर्यटन। मैं रिपीट कर रहा हूं, लक्षद्वीप और पर्यटन। यानी कि लक्षद्वीप के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। सामान्य जानकारियां नहीं, थोड़ी सी विशेष जानकारियां। हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न लक्षद्वीप को लेकर पूछ लिया जाए। और ठीक इसी तरह से मेंस के लिए जिस प्रश्न की संभावना मैं देख पा रहा हूं, वह पर्यटन को लेकर है। देखिए, इस पूरे के पूरे घटना की शुरुआत का बिंदु कौन सा है? पर्यटन। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए और उन्होंने सामान्य तरीके से ही तो ये बात कही थी, भाई, कि आपकी जो सूची हो टूरिज्म की, जहां जहां आप घूमना चाहते हैं, उसमें लक्षद्वीप टॉप पर होना चाहिए। उन्हें लक्षद्वीप इतना अच्छा लगा, और सीधी सी बात है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वहां गए हैं, तो अपने देश के पर्यटन के बारे में ही तो वो बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी क्या बात हो गई? तो देखिए, मालदीव के बारे में आप जान चुके हैं, अभी के वहां जो राष्ट्रपति हैं, वो चुनाव अभियान में ही भारत को बाहर निकालो, इसी नारे के साथ जीत करके आए हैं। पिछले 2 महीने में वो इस तरह के कदम भी उठा रहे हैं, और ये सारे के सारे कदम प्रो चाइना है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मालदीव में जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें आप वापस बुलाइए। कितने सैनिक थे हमारे? केवल 75 सैनिक, केवल 75। और वो भी वहां किस लिए हैं? कि हमने कभी उनको हेलीकॉप्टर दिया हुआ था, उस हेलीकॉप्टर का संचालन रख रखाव ठीक तरीके से हो सके, तो हमारे सैनिक मौजूद हैं। केवल 75, ठीक है भैया,
इसके बाद 2019 में बाकायदे मालदीव के साथ भारत का एक समझौता हुआ था हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए, कि हमारा जो समुद्र हैं, आप इनके क्षेत्रीय जल चट्टाने हैं, लगून है, समुद्री तट है, समुद्री धाराएं हैं, ज्वार भाटे के स्तर वगैरह हैं, इनका सर्वेक्षण कर दीजिए। आपने उसका कांटेक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं, करते रहिए। राजनीतिक स्थितियां इस तरह की बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो संकट है मालदीव का वो ये है, डिप्लोमेटिक स्तर पर अगर आप देखें तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, लगातार डिप्लोमेटिक रिलेशन में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश होती है। आप देखिए कि भारत और कनाडा के संबंध बीच में कितने खटास वाले हो गए हैं। भारत एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। रूस के साथ देखिए, यूक्रेन पर जो रूस ने अटैक किया है उसको लेकर के बाकायदे रूस के साथ अपने संबंध बराबर बनाए हुए हैं। लगभग लगभग अफगानिस्तान के साथ भी हमारी कोशिश यही रहती है। मालदीव के साथ भी हमारी कोशिश अभी यही रहेगी। ये भारत के डिप्लोमेटिक मेच्योरिटी की निशानी है। लेकिन मालदीव क्या कर रहा है? मालदीव बचकानेपन का सबूत दे रहा है, जिसे आप डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी कह सकते हैं। चलिए, ये अलग बात है। आपने अखबारों में पढ़ लिया है, सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब पर भी काफ़ी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि भारत ने अभी तक मालदीव के लिए क्या क्या किया है, लगातार उसके मुसीबतों में हम खड़े रहे हैं। लेकिन यदि मालदीव उन सबको भूल करके आज प्रो चाइना हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि चाइना भी हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, चाइना अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे और मालदीव को अपना काम करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसके नतीजे तो आपको भविष्य में भोगने के लिए तैयार रहने ही पड़ेंगे, क्योंकि भविष्य तो उसी तरह से अपने निर्णय देगा। तो दोस्तों, ये एक पक्ष है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है वो है पर्यटन को लेकर। प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे उस समय भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जब वो विदेश में जाते थे तो हमेशा वहां जो हमारे भारतीय रह रहे हैं उनसे अपील किया करते थे कि यहां रहने वाला एक भारतीय कम से कम 2 विदेशियों को भारत भेजे, कम से कम 2 विदेशियों को भारत भेजे। इसका मतलब है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास करने में पर्यटन का बहुत बड़ा रोल देखते रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले से ही भारत के आर्थिक विकास में पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका देखते हैं, जो सही भी है। हमारे जीडीपी में अभी पर्यटन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 से 6% है, जबकि आप देखिए यूरोप जैसे विकसित देशों में 15-16% है। और ये जो मालदीव और मॉरिशस जैसे जो आइलैंड है, बाली ले लीजिए इंडोनेशिया का, इनकी तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से पर्यटन पर ही आधारित होती है। और हमारे पास क्या नहीं है? तो लक्षद्वीप हमारे पास आइलैंड के रूप में है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी बात कह दी। लेकिन खैर, वो जो सारी राजनीति है वो इस बात को लेकर के है कि चूंकि वहां चीन का दबदबा बढ़ रहा है, राष्ट्रपति प्रो चीन है, तो अब वहां के नेताओं को भारत विरोधी भावनाएं तो भड़कानी ही है और वो कर रहे हैं। लेकिन मान करके चलिए कि भारत इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। हमारे पास जितने मेच्योर अभी विदेश मंत्री हैं और जितने मेच्योर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं प्री एग्जाम की दृष्टि से जो आपसे लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहा था, तो आपको कुछ तथ्य मालूम होने चाहिए। जैसे जो लक्षद्वीप है, लगभग 36 द्वीपों का समूह है। हालांकि लक्ष्य का मतलब तो लाख होता है, कभी रहे होंगे लाखों द्वीप, हम नहीं जानते। लेकिन फिलहाल 36 द्वीपों का समूह है, जिसमें 10-11 में ही लोग रहते हैं। आबादी 10-11 द्वीपों की ही है। आबादी यहाँ लगभग 60-65 हजार की है। और पिछले साल के आंकड़े बता रहे हैं कि 25,000 टूरिस्ट वहां गए थे, जो काफी छोटी संख्या है। और इसमें एक बात और भी है, क्योंकि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेने की जरूरत पड़ती, तभी आप वहां एंटर कर सकते हैं। तो यह भी एक कारण है कि इतने कम टूरिस्ट जा रहे हैं। और भी दूसरे बहुत से कारण है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके के नहीं है कि वहाँ होटल हो, वहाँ जाने के बहुत अच्छे साधन हो। तो ये सारी कमियां वहाँ हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई लक्षद्वीप को हम एक बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं और बाकायदे उसकी कोशिशें भी शुरू हो गई। अब आप देखिए कि मालदीव के राष्ट्रपति चीन जाने के लिए रवाना हुए और उसके साथ ही इजराइल का स्टेटमेंट आ गया कि हम लक्षद्वीप में पीने के पानी के लिए अगले ही दिन प्लांट लगाने जा रहे हैं। पीने के पानी की सुविधा के प्लांट लगाने के लिए इजराइल ने तुरंत घोषणा कर दी। पीने का पानी सुलभ हो जाएगा। एयरपोर्ट की बात हो रही है, होटलों की बात हो रही है। तो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस के रूप में लक्षद्वीप डेवलप होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और इस घटना ने तो वैसे ही उसकी ब्रांडिंग कर दी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 2024 से अब टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे देश का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ के जो हेड होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। और ये जो लक्षद्वीप है, याद रखिए,
केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। केरल हाई कोर्ट, मुझे याद आ रहा है कि 5-6 साल पहले अंडमान निकोबार के बारे में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था प्री में कि अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो ये केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। अगर मैं इसके आधार पर आपसे एक प्रश्न करूं कि केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत अगर ये आता है तो लक्षद्वीप में रहने वाले लोग ज्यादातर कौन सी भाषा बोलते होंगे, तो आपको तुरंत ये दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, एक्टिव अगर माइंड है, कि मलयालम बोलते होंगे। और अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही हैं कि वहाँ के ज्यादातर लोग मलयालम बोलते हैं। वहाँ की जो राजधानी है कवरत्ती है। वहाँ के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, कभी कभी प्री में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो देखिए कवरत्ती द्वीप, अगाती द्वीप, कल्पेनी द्वीप, कदमत द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ये कुछ द्वीपों के मैंने आपको नाम बताए हैं। इन्हें दिमाग में रखिएगा, हो सकता है कि इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाए। दोस्तों, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं यहाँ जरूर आपको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आप बाकायदे एटलस पर जाकर के लक्षद्वीप की सिचुएशन को देखें। मैं कुछ तथ्य आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ये किस महाद्वीप में स्थित है, माले से ये कितना दूर है, यानी कि मालदीव से, माले मालदीव की राजधानी है, वहां से ये कितना दूर है। दूरी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 850 किलोमीटर की दोनों के बीच में दूरी है। लेकिन फिर भी आपको एटलस पर जाकर के इसे लोकेट कर लेना चाहिए। पर्यटन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में पर्यटन की किस तरह की संभावनाएं हैं, इसे लेकर के भी आपकी तैयारी हो जाना चाहिए, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और टू सम एक्सटेंट कहीं न कहीं निबंध की दृष्टि से भी। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में आज बस इतना ही। दोस्तों, अंत में मैं एक छोटी सी न्यूज आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आपके अपने हित में है, खासकर कोचिंग के बारे में निर्णय लेने की दृष्टि से, और वो ये है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने लगभग 31 कोचिंग इंस्टीट्यूट को भ्रामक विज्ञापन देने के बारे में नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगे हैं और 9 कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जुर्माना भी लगाया है। यह खबर बकायदे 9 तारीख के रात के रेडियो न्यूज में थी। रेडियो न्यूज में होने का मतलब है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस न्यूज को सुने और इस पर पूरा विश्वास भी करें। क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको इस न्यूज से मुझे अवगत कराना चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।